welcome to our viewers with another show. As always, हमारे साथ जहांगीर भाई एंड सैल भाई आर हियर, तो उनको वेलकम करते हैं। और आई डोंट नो कि जहांगीर भाई मैच पे क्या बात करने को है, लेकिन आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा तो ख्याल था कि रेहान अहमद से सेंचुरी भी स्कोर करवा देते तो अच्छा था, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, 5 विकेट्स हमने उसको दे दिया उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। वो नंबर 3 के ऊपर उन्होंने भेज दिया था। वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद रेहान का दिन है तो वो सेंचुरी भी बना लेगा। लेकिन आई एम हैप्पी फॉर द किड यार, इज ओनली 18 ईयर ओल्ड और पहले ही मैच में 5 विकेट्स उसने हासिल किए हैं। और यहाँ इंग्लैंड में आई कैन अंडरस्टैंड कि कितनी मुश्किलात रहती हैं एशियन कम्युनिटीज के लिए टू गेट टू द टॉप लेवल। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर द किड। आई होप ही कैरीज ऑन परफॉर्मिंग लाइक दिस और उसका एक ब्राइट फ्यूचर हो। और उसको उन्होंने मार्क भी कर रखा है आदिल रशीद की जगह के ऊपर। व्हाइट बॉल में तो वो रेगुलर खेले करेगा, टेस्ट मैचेस में थोड़ा सा मुश्किल शायद उसके लिए हो सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट यार, इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग सीरीज फॉर अस। जैसे आप ही कह रहे थे अभी ऑफ कैमरा के, पाकिस्तान ने जैसे T20 का वर्ल्ड कप खेला और उसके बाद एक्सपेक्टेशन जो थी हमारी बड़ी हाई थी कि पाकिस्तान शायद अच्छा परफॉर्म करेगी और हम ये 2-1 या 2-0 या 3-0 भी सीरीज हम जीतेंगे। लेकिन इंग्लैंड ने आउट प्ले किया है हमें। हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंग्लैंड की ये बॉलिंग पाकिस्तान के 20 खिलाड़ी भी आउट कर पाएगी या नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे तो कम से कम रॉन्ग प्रूव किया है। और इन डेड पिचेस के ऊपर जिस तरह से उनके फास्ट बॉलर्स ने आउट किया है रिवर्स स्विंग के साथ और कंट्रोल बॉलिंग के साथ, तो हैट्स ऑफ टू टीम इंग्लैंड। और पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। कैप्टनसी ले लें, बॉलिंग ले लें, there's too many things which Pakistan need to sort out, and they have to sort out very quickly because एक हफ्ते के बाद ही न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान की सीरीज होने वाली है। तो आगे डिटेल में बात करेंगे। सियाल भाई के भी कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कि किस तरह से इस सीरीज को देखा है आपने। अस्सलाम वालेकुम both of you and all the viewers. I think आपने बड़ा अच्छा इसको इंट्रो दिया है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि कहीं ना कहीं हमें जो लग रहा था कि हम लास्ट ईयर का सेमीफाइनल जो है वो हम हार गए थे। वी डिजर्व टू विन टू बी द चैंपियंस ऑफ T20. दिस ईयर वी मेड इट टू द फाइनल्स एंड वी फेल्ट के वी हैड अ ग्रेट चांस ऑफ विनिंग द फाइनल्स। और कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि वी आर गोना पिक अप वेयर वी लेफ्ट ऑफ इन T20 क्रिकेट, और अब टेस्ट मैच के अंदर इट्स एन ऑटोमेटिक ट्रांजिशन। तो ये हमारा एंटाइटलमेंट था और हम घर पे भी खेल रहे थे, होम कंडीशन से भी खेल रहे थे, तो हमें लग रहा था कि वी विल ऑब्वियसली टेक quote unquote revenge from England of what happened in the finals. लेकिन हम ये शायद भूल गए थे कि हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हार के आ रहे थे, और फिर हमने जो जिस तरह की पिचेस भी बनाई थी, पिचेस पे भी काफ़ी हमने बात की थी, लेकिन सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच में पिचेस का कोई परेशानी नहीं थी। पिचेस वर वेरी कंपैरेटिव मोर लेस। ये मैच भी, लास्ट मैच भी 3 दिन में जो है ख़त्म हो गया है। और तो या आई थिंक वो थोड़ा-सा हम फैंस को लेकर थोड़ा-सा हम इमोशनल हो रहे थे कि हमें लगा कि हम वी आर गोना जस्ट शो अप एंड इट्स गोना बी अ वॉक इन द पार्क फॉर अस, बिकॉज़ ऑब्वियसली they are coming after so long and we have been playing in our own conditions. But हमें प्रॉब्लम में जो है वो हमारे जो है वो काफ़ी नुमायाँ हो गए अब, क्योंकि हमने पहले भी बात की है इस बारे में कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है वो आपको छुपने की जगह नहीं मिलती है। There's 10-15 सेशंस, अगर आप पूरे 5 दिन सर्वाइव करते हैं तो मोस्टली द टीम दैट्स बेटर कम्स आउट ऑन द टॉप, यू नो, क्योंकि जितना शॉर्टर फॉर्मेट होता है उसके अंदर जो है वो अपसेट्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमने देखा वर्ल्ड कप के अंदर 12 अपसेट्स हुए थे, you know, none bigger than obviously Holland, Netherlands beating South Africa, the way, you know, which obviously paved the way for us to get into the semi-finals. लेकिन टेस्ट मैचेस के अंदर बहुत कम जो है अपसेट्स हम देखते हैं, unless कि somebody has a dream run, and especially in bowling, जिस तरीके से हमने देखा था कि काफ़ी हमें एग्जांपल्स मिलती भी हैं। और हमारा भी जो एक स्पार्क प्लग हमें मिला था अबरार की सूरत में सेकंड मैच के अंदर, दैट्स हाउ वी वर वेरी कंपेटिटिव इन द सेकंड गेम, और हम जो है वो काफ़ी कंपेटिटिव थे और आखिर में हम हार गए मैच वो। लेकिन हमने देखा कि एक बॉलर जो है वो आपको सीरीज नहीं जिता सकता है, मच लेस अ मैच। तो आपको एक कंबाइंड एफर्ट के साथ जाना पड़ता है, और स्पेशली विद अ टीम लाइक इंग्लैंड जो कि विद ओनली नोज वन वे ऑफ प्लेइंग व्हिच इज अटैकिंग क्रिकेट, और वो आपको बिल्कुल भी जो है वो यू नो ब्रीदिंग रूम नहीं देती है अगर आप जरा भी जो है वो फ्यू लेट योर यू नो गार्ड डाउन। सो इसलिए आई थिंक हमने देखा है कि वाइट रेड बॉल में वी हैव अ लॉट टू वर्क ऑन। ऑब्वियसली दैट्स अ बिग अंडरस्टेटमेंट। इवन विद आवर फुल पेस बैटरी फिट, अगर शाहीन, हारिस और नसीम तीनों भी फिट होते तो भी क्या हमारी कैप्टनसी अप टू द मार्क होती जहां पे हम चांसेस क्रिएट करते? क्या इनकी फिटनेस ऐसी होती कि ये जो है वो 3 से 4
5 मैचेस, 3 ये और 2 न्यूजीलैंड के मैचेस सर्वाइव कर जाते विद बॉलिंग लॉन्गर स्पेल्स, द ज्यूरी इज आउट, राइट? हम ये अस्यूम नहीं कर सकते कि बिकॉज ऑल दीज गाइज विल कम बैक एंड we're going to be competitive, much less winning the matches. So कहीं ना कहीं हमें ये इन सबके सवालात के जवाब ढूंढने पड़ेंगे. There's a lot of soul searching that Pakistan needs to do, and the good news is, if there is any, कि हमारे पास एक दो बैटर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो एटलीस्ट इन होम कंडीशंस पे जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. ऑब्वियसली जब वो बाहर जाएंगे पाकिस्तान से तो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, और उनमें टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं लगती मुझे, टैलेंट है. It's just that they need to apply themselves, and hopefully our batting will be sorted out, but bowling leaves a lot to be desired. But हम उस पे अब बात करते हैं फिर आराम से. जी यासर भाई, आपकी तरफ आते हैं जरा. आप प्रोग्राम शुरू करके तो फिर खामोशी से बैठ के तमाशा देखते रहते हैं. तो आपको क्या लगता है कि वेयर डिड पाकिस्तान गो रॉन्ग? किस चीज की कमी थी जिसकी वजह से हमें एक एम्बैरेसिंग डिफीट का सामना करना पड़ा है? कि इससे पहले इंग्लैंड ने सिर्फ पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस जीते थे पाकिस्तान में, और अब ये व्हाइट वॉश करके वो हमें जा रहे हैं. तो कहाँ पाकिस्तान से गलती हुई, कहाँ पाकिस्तान जो है वो गलत ट्रैक के ऊपर गया? अच्छा, व्हाइट वॉश के ऊपर भी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान को आज तक कभी होम पे व्हाइट वॉश भी नहीं हुआ था किसी भी टीम से, और हमने इतनी इतनी वीक टीम्स उतारी हैं पास के अंदर. तो मतलब दिस टीम हैज अनदर रैकेट. लेकिन हैविंग सेड दैट, यार जब हम इस सीरीज खेलने के लिए जा रहे थे ना, तो हमें लग रहा था कि हमारा जो सिर्फ प्रॉब्लम है ना वो थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर का है, कि मिडल ऑर्डर में हमारे पास अच्छे बैट्समैन नहीं है. अमेजिंगली जब ये सीरीज खत्म हुई है तो हमें पता लगा कि हमारे पास बॉलर्स भी नहीं है, हमारे पास एक स्पिनर है, और हमारे पास कैप्टन भी नकम्मा किस्म का है, या वो बिल्कुल फारिग हो चुका है. प्लस हमारे पास अब ओपनर भी नहीं है और वन डाउन बैट्समैन भी नहीं है, क्योंकि अब हमें पता ही नहीं कि अगले मैच में हमारा कॉम्बिनेशन क्या है. और मुझे भी हमें नई चीज पता लगी है कि आगा सलमान जो है वो एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन है. तो मतलब अमेजिंग सीरीज खेली है पाकिस्तान ने. ये पहला टेस्ट मैच, मतलब जिस सबसे बड़ा कॉन्सर्न था वो बैटिंग के ऊपर था. समहाउ बैटिंग compete करती रही है इंग्लैंड के साथ. ठीक है, वो 6-7 रन रेट से नहीं खेल सके. अगर आप पहला मैच देखें जिसमें इंग्लैंड ने स्कोर 650 प्लस, तो हमारी बैटिंग ने उसमें ऑलमोस्ट 579 या 580 के करीब किया था. और सेकेंड इनिंग में भी हम ऑलमोस्ट 86 रन से हारे हैं हम लोग. तो हम अबाउट 260-270 रन करके थे उसमें भी. सेम गोज सेकंड मैच में हम लोग ज्यादा कंपेटिटिव थे, और पाकिस्तान आई थिंक वो जीतना चाहिए था गेम उसको. मे बी एक आध वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो था एम्पायरिंग का वो हमारे खिलाफ हो गया. लेकिन मतलब थर्ड मैच में तो मतलब पहली इनिंग आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हैं, और आप पहले तो 75-100 रन कम कर रहे हैं उस बैटिंग पे ट्रैक के ऊपर. और उसके बाद जो है आप इंग्लैंड के स्पिनर्स आपसे खेले नहीं जा रहे यार. मतलब ठीक है, आपको एशियन कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, और आप उनको कॉन्फिडेंस देते रहे हैं पास के अंदर भी. लेकिन यार आप एक बच्चे को 5 विकेट दे दिए आपने पहले मैच के अंदर, जिसकी लाइन लेंथ भी ठीक नहीं है, जिसकी मतलब उसने कंसिस्टेंटली बॉलिंग भी अच्छी नहीं की पूरे मैच के अंदर. तो आई डोंट नो यार, न्यूजीलैंड के खिलाफ मेरा तो ख्याल है कि न्यूजीलैंड को कहें कि कोई सिक्योरिटी रिस्क है तो आप लोग ना ही आए तो बेहतर है. और आई मीन दैट वाज ऑन द लाइटर नोट, लेकिन आई थिंक इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू प्ले द WTC फाइनल. स्पेशली जो मैच सिचुएशन थी, वो 5 मैचेस आपने होम में खेलने थे, और अगर आप 5 में से 4 भी जीत जाते और एक ड्रॉ कर लेते तो यू विल बी इन WTC फाइनल. टू बी ऑनेस्ट, नेक्स्ट साइकिल में आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप नेक्स्ट साइकिल में आपके सारे अवे गेम्स है. और आई थिंक अगले साल आप ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं खेलने के लिए. तो यार आई डोंट नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और मतलब मैं सॉरी बात लंबी होगी, एक फाइनल पॉइंट पे ये कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं जो बड़के लगा लगा के इंडिया को धमकियां दे रहे थे, अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कि यार कराची स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम, आपके पास साइड स्क्रीन भी नहीं है वहां पे, और आपने लाके यहाँ पर ड्रॉप इन पिचेस बिछानी है. तो मतलब हर चीज का बुरा हाल है. अब पता नहीं यार ये न्यूजीलैंड की सीरीज में क्या होगा या क्या नहीं होगा. बहरहाल कैप्टनसी हैज लॉट टू बी डिजायर्ड. मे बी आप उस पर कोई कमेंट करें, बाबर की कैप्टनसी ओवरऑल इस टूर्नामेंट में. ओवर टू सियाल भाई. सारे सारे मुश्किल सवाल आप मेरी तरफ आज फेंक रहे हैं. नॉर्मली तो आप ही हैंडल कर लेते हैं हेड ऑन, लेकिन चले ठीक है, कोशिश करते हैं. देखिए, आई थिंक आप लोगों को पता है कि आई हैव बीन क्वाइट critical of Pakistan cricket for a while. I don't just criticize for the sake of criticizing. We always talk in a constructive manner. लेकिन अगर एक चीज मैं पॉइंट आउट करूं जो लास्ट 20 सालों से अगर पाकिस्तान क्रिकेट को परेशान कर रही है, वो है कैप्टनसी. ये मेरा मानना है. यस, आई नो मिसबा का रिकॉर्ड अच्छा था यूएई के अंदर,
लेकिन अगर सईद अजमल, यूनुस खान और फिर यासिर शाह अगर आपकी रैंक्स में हो और स्पेशली यूएई की कंडीशंस में आप खेल रहे हो, तो फिर आपके लिए कैप्टनसी थोड़ी आसान हो जाती है। लेकिन मोर और लेस जो है वो देयर इज़ अ रीज़न कि हम जो है वो अवे नहीं जीतते हैं टेस्ट सीरीज़, बिकॉज़ हमारे पास जो है वो बड़े-बड़े नाम होते हैं बॉलिंग के अंदर। लेकिन जिस तरीके से हमें स्टोक्स ने बताया है करके इस सीरीज़ में कि आपको डेड पिचेस दें, आपको ग्रीन टॉप्स दें या आपको रैंक टर्नर्स दें, आपकी कैप्टनसी मैटर्स, ठीक है? कैप्टनसी ही आपको जो है वो प्रेशर क्रिएट करके देती है। फिर आपको बॉलर्स को एक प्लान देना पड़ता है और बॉलर्स होपफुली आपके एग्जीक्यूट कर दें, तो फिर आपको जो है वो विकेटें मिलती हैं। और एक प्लान के साथ आप नहीं आ सकते। मैंने 15 सेशन की बात की, इट्स अ लॉन्ग गेम, 450 ओवर्स होते हैं, अगर सारे 90 ओवर्स अ डे पूरे हों तो। 450 ओवर्स के अंदर आपके पास ज़िलियन प्लान्स होने चाहिए फॉर एवरी बैट्समैन, ठीक है? हमने देखा है कि व्हेन जिस तरह यासिर भाई ने कहा, बड़े अच्छी तरीके से कहा कि बैटिंग एक्चुअली केम टू प्ले इन दिस सीरीज, राइट? और जहां भी हमारी पार्टनरशिप एक लगती थी, इंग्लैंड वुड गो विल एक्टिवेट देयर प्लान बी, सी एंड डी, शॉर्ट पिच बॉलिंग हो जाए या कोई भी जो भी प्लान आप देख लें, एंड देन वी वुड फॉल प्रे टू दैट, ठीक है ना? तो इससे पता चलता है कि इंग्लैंड ऑलवेज हैड अ प्लान for good, bad, and the ugly. The only thing that they were a little late was when Abrar was introduced in the second game. It took them a game to adjust, right? But they did adjust. They did, right? और उस लिहाज से हमने देखा थर्ड मैच के अंदर उन्हें कोई इतना परेशानी नहीं हुई अब्रार को मैनेज करने की। इनफैक्ट सेकंड इनिंग्स में तो उन्होंने डोमिनेट किया है अब्रार को और सबको, अभी जो चल रही है ऑब्वियसली थिंग्स। तो कैप्टनसी हैज अ लॉट टू डू विद यू प्लेइंग वेल। एक चीज मैं और बता दूं, ओडीआई के अंदर हमारे पास बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड है भी, बाबर आजम, ठीक है? हमारे पास इमाम भी है जो कि बहुत कंसिस्टेंट है। लॉट ऑफ पीपल are against Imam. Obviously, I'm not one of them because the guy has scored and he has earned the right to open the batting for us. I don't care आपकी ranks में अब्दुल्ला शफीक हो या दूसरे भी players हो, लेकिन runs on the field matters and Imam has earned the right to at least start, to be a starter until proven otherwise. तो जब आपके पास top 3-4 statistic batters होते हैं world के अंदर, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है आप अच्छा करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कैप्टनसी अगर बेहतर नहीं हुई, इवन इन 50 ओवर फॉर्मेट, हमें बड़ी परेशानी होंगी, इवन विद एन हारिस, इवन विद शादाब, इवन विद शाहीन इन द रैंक्स, ओके? बिकॉज हमने देखा है कि टीम जो है आपको गेम प्लान कर सकती है। 50 ओवर 300 गेंद दी होती है। हमने देखा था नवाज वाज रियली बीइंग टारगेटेड इन द टी20 फॉर्मेट, ही कुडंट इवन बोल हिज 4 ओवर्स कंसिस्टेंटली, ठीक है ना? अब हम उससे अगर 10 ओवर की एक्सपेक्टेशन रखेंगे और हम, क्योंकि अगर हम एक टी20 में तो हमने 4 पेसर्स खिला लिए थे, ठीक है ना? क्योंकि टी20 फॉर्मेट ऐसा है कि आप एक बैटर शॉट जा सकते हैं। लेकिन ओडीआई के अंदर अगर आप एक बैटर शॉट जाएंगे तो आपकी बैटिंग थोड़ी वीक हो जाएगी। अगर आप एक्स्ट्रा पेसर खिलाते हैं, इवन एन एक्स्ट्रा अब्रार और एनीबडी एल्स स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाते हैं, तो आपकी बैटिंग वीक होगी। Pakistan historically doesn't like to do that. So if you are going to go with only 5 and a part-timer as in bowling options, we will be exposed because of our captaincy. So again, captaincy matters in any format. और T20 में हम थोड़ा बहुत मैच कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट मैच में नो वे, एंड ओडीआई में भी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी हमें, and we will see those against big teams. Not in Pakistani conditions. Remember, Australia sent their B team for ODIs when we won 2-1 series. Australia wasn't fielding their first choice 11. We understand that. So, isliye, nothing to take away from what we did, but bowling and captaincy is the way to go, obviously, if you want to be the champion team in any format. अच्छा जहांगीर भाई, आप इस पे बात करें कि जो हमने प्लेइंग 11 खिलाई है गेम्स के अंदर, मतलब फ़हीम अशरफ प्लेइंग एज एन ऑलराउंडर, आगा सलमान प्लेइंग एज एन ऑलराउंडर, बोथ ऑफ देम bowled 3 overs in the whole game. तो एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल फॉर मी एट लीस्ट, एंड प्लीज इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि अजहर अली को फेयरवेल टेस्ट मैच जो है उसको देने की क्या लॉजिक है? तो काइंडली आप इन तीनों चीजों पे अपने फीडबैक दें कि क्या पाकिस्तान ने सही कॉम्बिनेशन खिलाया था? यार पहले मैं अजहर का बोलूंगा। अजहर को फेयरवेल अगर ना भी देते तो आपके पास तो और बैट्समैन था ही नहीं ना खिलाने के लिए, क्योंकि इमाम आपके इंजर्ड हो गए थे और शान उसकी जगह के ऊपर आ गए थे, तो नंबर 3 के ऊपर फिर आपको उसे खिलाना ही था, बिकॉज ही वाज पार्ट ऑफ द स्क्वाड। उसके अलावा तो आपके पास स्क्वाड में कोई बैटर था ही नहीं। हैविंग सेड दैट, अजहर डिजर्व्ड to have a farewell match क्योंकि he was part of the series and series was already gone. अभी हम 3-0 से हारे या 2-0 से हारे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अजहर ने जो सर्विसेज पाकिस्तान के लिए दी हैं, क्योंकि आप सीरीज ऑलरेडी हार चुके थे, तो आई डिडंट हैव एनी इशू विद दैट टू बी ऑनेस्ट।
एंड टॉप ऑफ दैट, एज आई सेड अर्लियर, आपके पास और कोई बैटर था ही नहीं क्योंकि इमाम इंजर्ड था, तो अजहर हैड टू प्ले। दूसरी जो सॉरी बात जहांगीर भाई, सॉरी आपको इधर कट कर रहा हूँ। आप मतलब अजहर को पहले मैच के बाद जब ड्रॉप किया तो उसकी परफॉर्मेंस की वजह से किया, तो नो नो सेकंड नो, पर मैच मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका एक बैट्समैन इंजर्ड हो गया है तो आपके स्क्वाड में तो और कोई था नहीं ना बैट्समैन, तो फिर अजहर नहीं खेलना था ना। अगर अजहर ना खेलता तो फिर आपको नवाज को खिलाना पड़ना था। सो फ्रॉम द बैटिंग स्क्वाड व्हिच वी हैड, वी डिडंट हैव एनीवन सिटिंग ऑन द बेंच अपार्ट फ्रॉम इमाम हु वाज इंजर्ड। ये बात है ना। अगर कर ले फवाद आलम होता या कुछ और होता और वो बाहर बैठता और हम अजहर को खिला लेते, देन आई वुड हैव सेड यस, पर आपके पास था ही नहीं कुछ। चले, अभी अगर बात की जाए सलमान अली आगा और फ़हीम अशरफ की, तो देखें जो हमारे पॉपुलर लीडर हैं एक, वो हमेशा कहते हैं कि रेलू कट्टू से आप टेस्ट मैचेस नहीं जीते हैं, और मेरा फर्म बिलीव इसी चीज के ऊपर है कि टेस्ट मैचेस स्पेशलिस्ट का गेम है, आपको स्पेशलिस्ट ही मैचेस जितवाते हैं। लेकिन हमने सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स खिलाए और हम उनसे इंग्लैंड को ऑल आउट करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने हमें डोमिनेट किया विद द बैट थ्रू आउट दिस सीरीज। फ़हीम अशरफ का नंबर 8 के ऊपर खेलना बनता ही नहीं था। अगर आपने 6 बैटर्स खिलाए थे, 7वां आपका कीपर था, तो फिर आपके 4 फ्रंटलाइन बॉलर्स खेलने चाहिए थे जो कि आपको विकेट्स लेके देते। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास तो चौथा बॉलर भी नहीं था ना उस क्वालिटी का। या तो आपने नवाज को खिलाना था, वो भी ऑलराउंडर है, या फिर आपको जाहिद को खिलाना था और आप एक ही सीमर के साथ जा सकते थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि नसीम शाह और हारिस रऊफ की जगह के ऊपर इन्होंने किसी को भी स्क्वाड में ऐड ही नहीं किया था। तो बाकी बचते थे मोहम्मद अली, और मोहम्मद अली और फ़हीम अशरफ में कोई फर्क तो है नहीं, या तो फिर जाहिद को वे खिला लेते। लेकिन बात वही है, आपकी बिल्कुल बात सही है कि फ़हीम अशरफ, इफ ही कम्स इनटू द टीम, ही कम्स एट नंबर 7, नॉट नंबर 8। इसलिए कि नंबर 8 के ऊपर जब वो आएंगे तो एक पूरे बॉलर की जगह लेंगे, और फ़हीम अशरफ आपको अपनी बॉलिंग के साथ मैच नहीं जितवा सकते हैं। बैटिंग में भी वो सिर्फ चिप इन कर सकते हैं। आप टेस्ट मैचेस में बिट्स एंड बॉब्स वाले प्लेयर्स के साथ जीत ही नहीं सकते हैं। टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में हर बंदा जो है ना, उसका एक रोल मेन होना चाहिए कि उस एक रोल के साथ वो आपको मैच जितवा सके और दूसरे से कंट्रीब्यूट कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कोई भी ऑलराउंडर नहीं है। जैसे बेन स्टोक्स है फॉर एग्जांपल, वो बल्ले से मैच जितवा सकता है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा ना ही बॉलिंग ऑलराउंडर है जो बॉलिंग के साथ मैच जितवाए, ना ही कोई बैटिंग ऑलराउंडर है जो बैटिंग के साथ मैच जितवा सके। तो आप रेलू कट्टा टीम में डाल के आप टेस्ट मैच नहीं जीत पाएंगे। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि एक स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाना चाहिए था। आइडियली तो कुछ बॉलर्स ऐड करने चाहिए थे। जब आपके 2 मेन बॉलर्स इंजर्ड थे, वो बाहर हो गए थे इस मैच से, और आपने फिर भी किसी को, वो भी कराची में ही है, सारे पाकिस्तान के डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स कराची में ही पाकिस्तान कप खेल रहे हैं, और आपने किसी को नहीं बुलाया। तो फिर आपकी ऐसे ही हार होनी थी अगर आप स्टबर्न रहेंगे, अगर आप डिसीजन मेकिंग में किसी की बात नहीं सुनेंगे और आप यही समझेंगे कि मैं ही हरफ़े आहिर हूँ, तो फिर आपको ऐसी ही हार जो है वो देखने को मिला करेंगी आगे भी। फ़हीम अशरफ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ऑब्वियसली बहुत मरतबा मैंने भी कहा है कि इस कंट्री में हमें टेस्ट मैच अगर खेलना है तो हमें पेस चाहिए होगा। हम 130 के बॉलर्स के साथ नहीं जीत सकते कंसिस्टेंटली। आप एक आध मैच शायद जीत जाएँ, जहाँ पे बॉलर बैट्समैन आपको अटैक करना चाह रहे हैं और आपको विकेट्स मिल जाएँ, लेकिन कंसिस्टेंटली हमने देखा है हमारे पुराने ग्रेड्स भी जो थे, दे वुड बamboozle पीपल विद देयर पेस अटैक, क्योंकि पेस से ही रिवर्स स्विंग जो है वो इफेक्टिव होती है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे ग्रेड्स कहते हैं जब वो कमेंट्री करते हैं तो, कि आप 130 के ऊपर अगर रिवर्स स्विंग ट्राई करेंगे तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं ना, बैट्समैन आपको आराम से मैनूवर कर लेगा। व्हेयरएज़ इफ यू आर बॉलिंग एट 140 प्लस, देन रिवर्स मैटर्स। फ़हीम जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना? लेकिन मैं कोई कोच नहीं हूँ, ना मैंने कोई बहुत बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, बट एज़ अ कैजुअल फैन एंड ऑब्जर्वर ऑफ Pakistan cricket, especially for the last several years, I can tell you Fahim is not good against spin bowling. Okay, and if you're going to make turners in the second and third games, you need somebody who can bat well against spin. Okay, आप उसके अगर फुटवर्क देखें, he doesn't move his feet, and any batsman will tell you, any coach will tell you, the key to playing spin bowling is either you are a really good sweeper of the ball, which we know we have had our fair share in the past, or you should be able to use your feet. Okay, जब आप फीट यूज नहीं करेंगे, आपके पास इमैक्युलेट टेक्निक होनी चाहिए। इनफैक्ट नासिर हुसैन ने भी सेकंड मैच में एक चीज पिक की थी कि वो बैट भी अपना जमीन पे रखते हैं, उनकी बैकलिफ्ट नहीं है, तो ही इज समटाइम्स लेट ऑन द बॉल, ठीक है ना? उनके डिसमिसल्स भी उसको वारंट करते हैं। तो ये चीजें थिंक टैंक को नजर नहीं आती, राइट? आप फ़हीम का रिकॉर्ड उठा के देख लें, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर रन किए बिकॉज
he likes pace on the ball, he likes the ball to come on to his bat. तो जब इस तरह के players आप select करेंगे who are useless with the ball and cannot bat well in these conditions, then what are we doing? Obviously नवाज का भी यही problem है. नवाज का भी जो है वो he's not a very good accomplished player against spin bowling. He likes to feel the ball on his bat. ठीक है ना? तो अब हमने इन दोनों प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लिया था. इसीलिए आप मुझे नहीं सोचेंगे कि मैं आगा सलमान को क्रिटिसाइज करता हूँ ज़्यादा, क्योंकि नंबर 1 एक तो वो नंबर 8 पे बैटिंग कर रहे थे लास्ट मैच में भी, और फिर नंबर 2 उनका स्ट्रॉन्ग सूट स्पिन बॉलिंग है, और जो कि आपने कंडीशंस बनाई हुई है. तो कहने का मकसद ये कि अगर आप अपनी टीम सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कंडीशंस नहीं करेंगे और आप बस नामों पे डिपेंड करेंगे कि ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर और ये मुझे बैटिंग करके देगा, तो फिर आई एम सॉरी बट द रिजल्ट्स आर गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. अच्छा, इसको कंक्लूड करने की तरफ चलते हैं. व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान? न्यूजीलैंड की टीम बॉक्सिंग डे के ऊपर, अब हमारे यहाँ भी मैचेस हुआ करेंगे बाय द वे. ये नॉर्मली ये ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में होते हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ भी 26 को ही मैच शुरू होने वाला है. तो व्हाट चेंजेस शुड पाकिस्तान मेक, और क्या पाकिस्तान कर सकता है ऐसा कि चीजें टर्न अराउंड हो और पाकिस्तान की फेवर में जो रिजल्ट्स जो है वो आना शुरू हो जाए? हालांकि मैं तो रिजल्ट के ऊपर बिलीव नहीं करता हूँ. आई ऑलवेज बिलीव इन द प्रोसेस, और प्रोसेस जो है वो हमारा हमेशा ठीक नहीं रहता है. तो अब क्योंकि हमारी नेशन जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नेशन है, तो रिजल्ट निकालने के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? यासिर भाई, आपसे शुरू कर लेते हैं. सैल भाई ने सिग्नल कर दिया कि दुआएं करें और जानमाज बिछाएं, मुसल्ले पे बैठे और उसके बाद कुदरत का निज़ाम देखें. खैर, एनीवेज ऑन अ सीरियस नोट, जो पॉजिटिव्स थे इस सीरीज के, साउथ शकील डेफिनेटली, और यू हैव अ ग्रेट फाइंड इन इब्रार आल्सो, और गुड टू सी कि शान मसूद इज आल्सो बैक इन द स्क्वाड. तो मैं अगर इफ आई विल बी द चीफ सेलेक्टर फॉर न्यूजीलैंड सीरीज और मेरे अगर इख्तियार में हो, तो आई विल प्ले विद अ स्पेशलिस्ट, जो कि आप पहले बात कर रहे थे. तो मैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड की टीम नहीं है, तो वो 6 या 7 के रन रेट से नहीं खेलेगी. तो पाकिस्तान को थोड़ा सा उससे कॉन्फिडेंस लेना चाहिए और उसके लिए गेम प्लान करना चाहिए. और उसमें ये है कि आप 6 बैटर्स के साथ जाएं, 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाएं. अब अगर आपको नुमान भी बिल्कुल वर्थलेस रहा इस मैच में, तो मुझे लगता है कि आपको इब्रार के साथ एक दूसरा स्पिनर चाहिए डेफिनेटली. और फास्ट बॉलर में आपको थोड़ी सी हट धर्मी अपनी छोड़ देनी चाहिए. अगर मीर हमजा फॉर्म में है, उसको टीम में लेके आए. अगर हसन अली फॉर्म में है, उसको टीम में लेके आए. टीम से बड़ी कोई चीज नहीं है, आपकी दोस्तियां यारी नहीं है. मोहम्मद अली को अपने 2 टेस्ट मैचेस खिलाए हैं, ही इज यूजलेस. अब आप उसको साइड पे करें. अब जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको चांस दें, लेकिन ब्रिंग स्पेशलिस्ट. 6 बैटर, विकेट कीपर, 4 फास्ट बॉलर, 4 बॉलर्स, 2 स्पिनर, 2 फास्ट बॉलर, इस कॉम्बिनेशन के साथ आप जाएं. और रिजवान की भी इवन क्वेश्चन मार्क है थोड़ी सी, बट आई थिंक रिजवान के साथ हमें अभी परसिस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, और अनलेस वी फाइंड अनदर रिप्लेसमेंट फॉर हिम, तो मैं अगेन गो विद द स्पेशलिस्ट प्लेयर्स. एक्सीलेंट जी. सियाल भाई, आप क्या करना चाहेंगे न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले? आई थिंक देखिए, मैं वसीम जूनियर को रिटेन करूंगा, बिकॉज एटलीस्ट ही कैन क्रैंक इट अप टू 140. ठीक है ना? और अगर रिवर्स स्विंग की कंडीशंस मिलती हैं तो फिर आई थिंक ही कुड बी इफेक्टिव. I haven't seen much of Mir Hamza, but what I've read कि he's still a swing bowler. तो इन conditions में जब हम dead pitches बनाते हैं more or less और turners बना रहे हैं, तो फिर आपको पता है कि आपकी fast bowling इतनी use नहीं होगी. तो yes, we have to go with 2 pace bowlers. There's no doubt about that. But I'm sorry, Fahim Ashraf is not the answer. Okay, if you want to play him as a batsman, then call it what it is. You tell him that you're playing him as a batsman. Don't tell me that he's playing as an all-rounder. That just sends the wrong message to the fans and to your locker room as well. So from that perspective, I think I'm going with what Yasir bhai said. 2 pacers, 2 specialist spinners. Or mere liye Yasir Shah, if he's healthy, he comes back into the team. Because I'm sorry, these finger spinners, left arm spinner, off spinner, jitne bhi spinner aap le lein, they don't do anything for me, because of the fact that once they get attacked, they have no go-to balls. They have nothing. They cannot rely on anything. They're just there. ठीक है ना? आज इस तरह हमने देखा नुमान अली को डोमिनेट करके रख दिया obviously, लेकिन अबरार को भी आप डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन अबरार might surprise you with a googly, he might surprise you with a carom ball, he might surprise you with a flipper. ये फिंगर स्पिनर्स के पास तो कोई छुपने की जगह ही नहीं है, फॉर एग्जांपल. और अब अगर हम समझ रहे हैं कि न्यूजीलैंड इज नॉट गोइंग टू कम एंड अटैक अस, yes, they may not have a baseball coach,
but trust me, they will take the leaf out of this book and they will try and attack us. Okay, they might get out in the process, but they're not going to die wandering. I can tell you, I can promise you that. Okay, तो हमें जो है वो जिस तरह आप पहले कहते थे यासर भाई फायर विद फायर के साथ जाना चाहिए, तो आपको 140 के बॉलर्स, आई थिंक हसन अली कम्स बैक into the team only for the reasons के वो उसने शो किया है कि वो रिवर्स स्विंग पे थोड़ी महारत रखते हैं. That's the only reason I will bring Hassan Ali back, and because and the other thing is we don't have any other replacements. ठीक है ना? तो Hassan Ali, Wasim Jr., Yasir Shah, Abrar rounds up the bowling attack for me, and then we know who the 6 batters should be, and then obviously I would. There is no bigger fan of Rizwan than me. You guys know how much what I feel about Rizwan, but I think he needs a break now. Sarfaraz is there. I don't think कि इतने कुछ फर्क पड़ना है क्योंकि रिजवान हमें 25 रन करके दे रहे हैं. सरफराज भी अगर हम स्पिनिंग कंडीशंस बनाएंगे तो उतने वो करके दे सकते हैं हमें. And he needs a mental break, if not physical break. Rizwan does, and then we need to get him away from the game for a bit. So for me, Sarfraz comes in, and then we know the rest. So I'm sorry it was a long-winded answer again. Lekin I wanted to give you the exact 11, not just a structure, because structure में हम जाते हैं फिर फंस जाते हैं कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना. So that's why I said these are the 4 bowlers that play for me in the New Zealand series. नहीं, सलमान भाई अच्छा कि आपने स्ट्रक्चर दे दिया. अब इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी पीसीबी. उनके पास तो कोई होने वाला था नहीं. जी बिल्कुल, आप यार मुझे नहीं पता कितने लोग देखते हैं हमारी YouTube. मोहम्मद वसीम को भिजवा देंगे हम अपनी वीडियोस, तो फिर उससे कोई लेसन लर्न करके टीम बना लेंगे. बेचारे की कुछ बाबर को भिजवा देंगे. बाबर तो वो मैंने सुना था किसी और जगह पे कि बाबर ने तो प्रोटेस्ट जाहिर किया था, उनको डिनर पे नहीं जाने दिया था परसों रात को. तो जी बिल्कुल, देखे ना इतनी पावर है उनके पास कि वो मैच खेलने भी नहीं आते. राइट यार. अच्छा जहांगीर भाई, एक चीज पे आपका कमेंट चाहूंगा. मतलब हम लोग ये ड्रॉप इन पिचेस और सब चीजों की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड में जो साइड स्क्रीन है वहां पे तो हमने चादरें लटकाई हुई हैं. तो मतलब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है और हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पे बातें कर रहे हैं. तो मतलब बताएं आप ये इस पे मैनेजमेंट के ऊपर भी थोड़ा कमेंट करें ना आप. यार मैनेजमेंट को ना मैं आपको ये बता दूं कि इस कराची टेस्ट के मैच के पहले करने नहीं देंगे हम आपको. नहीं मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको. मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि हमारे राजा साहब जो है ना वो चेयरमैन है ऑफ क्रिकेट बोर्ड, और वो बुरा मनाते हैं जब ऐसी बात की जाती है ना. तो ध्यान से ऐसे सवालात कीजिए, क्योंकि इसी टेस्ट मैच के दौरान पहले दिन मीडिया वालों ने पिच के बारे में बात करने की कोशिश की और उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ मना किया, और बल्कि डांटा उनको कि आप लोग नेगेटिव हेडलाइंस लगाते हैं पाकिस्तान के ग्राउंड्स के हवाले से और पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, और हमारी बदनामी होती है इस तरह से. उनको ये समझ नहीं है कि बदनामी जो साइड स्क्रीन के ऊपर कपड़े लटका के नहीं होती है, हमारे मीडिया के हाईलाइट करने से बदनामी होती है. बदनामी उनकी डेड रबर पिच बनाने से नहीं होती है, लेकिन अगर मीडिया उस पिच के ऊपर बात करता है तो उससे बदनामी होती है. बदनामी उससे ये नहीं होती कि आपके ग्राउंड में चेयर नहीं लगे हुए हैं, आपकी फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है जो कि बाकी दुनिया के इंटरनेशनल ग्राउंड्स में होती है. उससे बदनामी नहीं हमारी होती. बदनामी सिर्फ होती है जब हमारे जैसे लोग या मीडिया वाले अगर बात कर देना उसके ऊपर, तो वो हमारी बदनामी है. जब हमारा ये एटीट्यूड होगा तो फिर कुदरत का निजाम ही है जो हमें बेहतर कर सकता है. मैं तो इसके ऊपर ये कहूंगा. अच्छा यार, मैं ना एक सिर्फ वी नीड टू एंड द वीडियो हियर एज वेल. एक मैं सिर्फ सयाल भाई बात कर रहे थे और रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद हिम एक्चुअली, कि जो पेस है ना यार, पेस का मुझे ऐसा लगता है, कुड बी रॉन्ग, और पेस का हमने हवा बना रखा है कि पेस होगी तो तभी सब कुछ होगा. यही जेम्स एंडरसन, यही ऑली रॉबिन्सन, ये मोहम्मद अब्बास से ज्यादा बेहतर बॉलर नहीं है पेस वाइज. Obviously, James Anderson is more experienced and more skillful bowler than anyone in the world. लेकिन पेस उसकी भी 130 के अराउंड ही है, ऑली रॉबिन्सन की भी 130 के अराउंड ही है. लेकिन मैटर जो करता है टेस्ट मैचेस में वो आपका स्किल और आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है. आप जितने मर्जी 145 वाले बॉलर खिला लेंगे ना, अगर वो एक्यूरेट नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, अगर रिवर्स स्विंग करना पेस के साथ इफेक्टिव तो हो सकता है, लेकिन आपको रिवर्स स्विंग सही जगह के ऊपर गिराना भी तो मैटर करता है ना. आपके कितने बॉलर हैं जो 145 प्लस हैं, जो राइट एरिया में बॉल को बार बार गिराने की अहलियत रखते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं रखते हैं. तो आपको एक्सपीरियंस को वैल्यू देना पड़ेगा. यही मोहम्मद अब्बास यूएई की पिचेस के ऊपर उसी रिवर्स स्विंग के साथ आउट करते हैं जिस रिवर्स स्विंग के साथ जेम्स एंडरसन और ओली रॉबिन्सन ने पहले दोनों मैचेस में हमें आउट किया है.
तो ये जो हमारी आवाम के अंदर एक इंजेक्ट कर दिया गया है ना कि अगर आपकी पेस नहीं है तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। ये अभी देखिएगा, आप टीम साउथ ही आएगा, न्यूजीलैंड का कैप्टन भी बाय द वे वो बन गया है अभी, तो उसकी पेस भी मोहम्मद अब्बास जैसी ही है, हसन अली जैसी ही है, लेकिन वो हमें देखिए आगे लगा के रखेगा जैसे जेम्स एंडरसन ने और ओली रॉबिन्सन ने लगाया था। मार्क वुड ने तो दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच खेला था, लेकिन वहां भी जितना इम्पैक्टफुल मार्क वुड था उतना ही इम्पैक्टफुल ओली रॉबिन्सन और जेम्स एंडरसन भी थे। तो हमें हाईलाइट करना चाहिए उन लोगों को जो साल हर साल से परफॉर्म करते आए हैं, और पेस के हव्वे को मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा और अपने स्किलफुल बॉलर्स जितने भी हैं उनको ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, और वो ही ऐसे बॉलर्स हैं जो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके दे सकते हैं। तो इसी नोट के अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैं सिर्फ अपना पॉइंट दे के बंद नहीं करना चाहता वीडियो, अब बाद में मुझे बोलेंगे कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया, बट दैट्स माय ओपिनियन। आई डोंट बाय दिस 145 प्लस अनएक्यूरेट बॉलिंग जो कि कैप्टन ऑफ साइड के ऊपर फील्ड सेट करता है और बॉलर जो है वो लेग साइड के ऊपर चौके खाता है। दैट्स नॉट गोना विन योर मैचेस एट ऑल। That guy was Mohammad Ali before this test series began. अभी यासिर में आने लगे. That guy was Mohammad Ali. We thought he was the guy that was going to come in, has all the experience, bowls long spells, bowls at one side of the wicket, doesn't spray the ball all over. He has enough pace to trouble, the best, batters. टीम सऊदी के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यही टीम सऊदी अगर इंडिया जा रहे होते, ओके, तो उनके क्या हशर किया होता इंडियन बैट्समैनों ने उन विकेट्स के ऊपर। हम जेम्स एंडरसन और ऑली रॉबिन्सन को इस विकेट्स दे रहे हैं क्योंकि वो हमारी नाअहली है एज अ बैटिंग यूनिट और उनकी अच्छी कैप्टनसी है। आई एम ओके टू प्ले मीर हमजा, आई एम ओके टू प्ले एन अब्बास, 125 के बॉलर्स, 130 के बॉलर्स। अगर मुझे बेन स्टोक्स आप कैप्टनसी दे दें उसको, तो हमारी कैप्टनसी बेन स्टोक्स के हाथ में दे दें, आई एम ओके टू प्ले मीर हमजा एंड दोस गाइस। हम हमेशा इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर रिलाई करते हैं विकेट्स लेने के ऊपर। What I'm banking on कि हसन अली can turn the clock back and can produce a spell or two in the series जो के turn the match कर दे। हम स्ट्रक्चर के साथ, हम एक गेम प्लान के साथ तो कभी आ ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास तो वो थिंक टैंक में वो क्वालिटी ही नहीं है। We rely on के somebody bowls a magical ball, जिस तरह के से अबरार ने हमें करके दिखाया है। कौन सी हमने अबरार को अच्छी फील्ड प्लेसिंग्स दी थी सेकंड टेस्ट के अंदर when he took the wicket in the first over, right? We saw the back of Crawley, फिर हमने डकेट के ऊपर वही स्वीप लगवा दी थी और वो सब प्रॉब्लम्स हुए थे। तो हम कभी भी कैप्टनसी से एक प्रेशर क्रिएट करके बैट्समैन को मजबूर नहीं करते फॉल स्ट्रोक के ऊपर, हम विकेट टेकिंग बॉल्स पे रिलाई करते हैं। एंड मीर हमजा, अब्बास in these conditions are not conducive for wicket taking deliveries because there's no swing to be had over here. If James freaking Anderson cannot swing the ball in these conditions, I'm sorry, and Abbas can't, and Mir Hamza can't. No, the problem is यार भाई कि आपके cannot swing the ball in these conditions if you give him the new ball. That's the problem. नहीं problem ये ठीक है। I don't want to be harsh, but I feel कि Wasim, yes, he's not accurate, but at least he has the pace. He might produce a ball that could sneak in. आज हमने देखा है उसके एक स्पेल में कि उसने एक दो बॉल्स क्रॉली को ट्रबल दी थी, and Crawley did well to keep those out. So I'm hoping with experience, with some good luck, he and Hassan Ali may be able to do the job. And remember, our calling card is not these pacers. It's still going to be Abrar and Yasir Shah for me because हम फिर turners बनाने वाले हैं। हम कोई पेस बॉल विकेट नहीं बनाने वाले, लेकिन उनके सपोर्ट में आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो कि शॉर्ट बर्स्ट में मार्क वुड का जो काम है वो कर सके, बनिस्बत कि आप जेम्स एंडरसन और ऑली रॉबिन्सन को रेप्लिकेट करें। सॉरी आई टुक अ लॉन्ग टाइम अगेन, बट आई फील कि ये 125 के बॉलर्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कामयाब नहीं हुए। अब हिस्ट्री उठा के देख लें, इमरान खान से देख लें, 75 में इमरान का डेब्यू था, अभी 2022 है। यार इमरान खान के सियाल भाई वो उधर ना जाए। सियाल भाई जब इमरान खान कैप्टन था ना तो ग्रीन टॉप पिचेस भी बनती थी ना, वो इंडिया डिफरेंट था। इमरान खान इस तरह का डरपोक कैप्टन नहीं था कि जो अपनी सिर्फ बैटिंग की वजह से, जब से इंतजाम हमारा कैप्टन बना है तब से हमने ये बैटिंग ट्रैक ज्यादा ही बनाने शुरू कर दिए। जब तक वसीम अकरम की कप्तानी तक तो हमारी पिचेस ऐसी नहीं थी ना, वो वहां तो फास्ट बॉलर के लिए हेल्प रहती थी ना। ग्रीन टॉप्स नहीं बनाते थे हम। आपको याद है जब सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था, अभी तक उसके इंटरव्यूज हैं सामने, ऐसे ग्राउंड के ऊपर मैं खेला था पाकिस्तान में जाके, हम पीक पे थे, अपने पीक पे, लेकिन उसके वही कह रहा हूं, इमरान खान ही कैप्टन थे। में तो आधी कौम हमारी जो फॉलो करी वो पैदा भी नहीं हुई होगी।
तो कहने का मकसद आप रीसेंट पास्ट की अगर बात करें, लास्ट 20-25 साल की बात करें, 90s में भी जो है वो हमारी डेड पिचेस ही बनती थी, नॉट डेड पिचेस, बेटर देन दीस पिचेस, बट हमने रैंक टर्नर्स कभी भी नहीं बनाए थे। हमारे पास हमेशा से अच्छी विकेटें बनती थी, जिसके अंदर के आपको थोड़ा बाउंस भी होता था, लेकिन हम वो ग्रीन टॉप्स, वो ब्रिस्बेन के ग्रीन टॉप्स और उस तरह के हम कभी नहीं बनाते थे। तो हम हमेशा रिवर्स स्विंग पे रिलाई करते थे कि हम रिवर्स स्विंग से ही आउट कर सकते हैं। आई थिंक वीडियो लंबी हो गई, तो इसको जरा समेटते हैं हम। प्रॉब्लम ये है कि अब रिवर्सिंग दूसरी दुनिया ने हमसे बेहतर करना शुरू कर दी है ना, दैट इज द प्रॉब्लम। जिन बॉलर से हम रिवर्सिंग करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उन बेचारों की तो 6 बॉलें एक जगह के ऊपर गिरती ही नहीं है। एंड आई एम रियली सॉरी, आई विल स्टिल नॉट एग्री विद यू। मेरे लिए टेस्ट मैचेस में आप क्वालिटी बॉल्स के साथ नहीं, आप क्वालिटी ओवर्स के साथ बैट्समैन को आउट करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हारिस राव, वसीम जूनियर, नसीम शाह डज नॉट बॉल क्वालिटी ओवर्स। They might bowl a quality ball in 5 overs, one ball in 5 overs, but not quality 5 overs in a row. And quality 5 overs in a row put pressure on the batsman, and that is where you take wickets. और यहीं पे हम खत्म करते हैं और बाकी डिस्कशन हम अपनी ऑफ कैमरा कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।